सिलेक्शन चाहिए तो हमें अपनी वीकनेस पे काम करना पड़ेगा। इसीलिए जो मॉर्निंग सेशन होता है, जैसे आज फिजिक्स का था, कल आई थिंक केमिस्ट्री का होगा, फिर बायो का होगा, फिर से फिजिक्स का होगा फ्राइडे को एक और। तो हमने जो क्वेश्चन डिस्कस किए थे 1 to 20 क्वेश्चन डिस्कस किए थे। जो नेक्स्ट सेशन होगा उसमें 20 to 50 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, 30 क्वेश्चन वाले टेस्ट डिस्कस करेंगे। तो इस चीज को आप सीरियसली लो, थोड़ा सा ऐसे ही मजाक में मत लो, क्योंकि वो सेशन इंपोर्टेंट है एक्चुअली। तो सर जब जो तक वो आप, एक्स्ट्रा सर जो एक्स्ट्रा हाँ क्लास का हाँ सेशन चला है वो कब तक है, मतलब जनवरी के तक? मतलब अब चलता ही रहेगा परमानेंटली वो? हाँ बेटा चलेगा वो, अभी तो चलेगा। यस सर। इसलिए चलेगा क्योंकि आपका जो टेस्ट डिस्कशन है ना, वो उसी में हुआ करेगा। टेस्ट का जो भी डिस्कशन हुआ यस करेगा सर। वहीं पे हुआ करेगा। क्योंकि आपका आई थिंक फरवरी हाफ तक और मार्च में आपके पेपर आ जाते हैं, बोर्ड एग्जाम्स आ जाते हैं। तो फिर आप क्लास बंक मारना शुरू कर देते हो, इसलिए शायद मार्च में आपकी छुट्टी रहे बोर्ड के लिए। तो हमारे पास टाइम कम रहेगा, इसलिए हम अभी से स्टार्ट कर दिए हैं जल्दी। और जो आपकी एक्स्ट्रा क्लासेस वीक में, जो हमारी 3 क्लासेस होती थी वीक में, वो अब हर सब्जेक्ट की 5 क्लासेस हो गई हैं। हुई है कि नहीं, फिजिक्स केमिस्ट्री की दोनों यस सर। यस सर। की? तो इसीलिए तो बढ़ाई, हम पहले से ही बढ़ा लें, उस टाइम पे कम टाइम मिलेगा उस चीज को। जैसे ही हमारा आज एक क्लास और होगी इस न्यूक्लियाई चैप्टर की, उसके बाद न्यूक्लियाई चैप्टर खत्म हो जाएगा। आपका एक चैप्टर बचेगा फिर सेमीकंडक्टर। सेमीकंडक्टर में थोड़ा सा टाइम लगेगा, आई थिंक 1 डेढ़ वीक लग जाएगा शायद। उसके बाद हम स्टार्ट कर देंगे 11th वाला सिलेबस। 11th यस वाला सर। syllabus। क्योंकि हमारा अगर हमें नीट में सिलेक्शन चाहिए तो हमें 11th और 12th दोनों के सिलेबस में कमांड होनी चाहिए, तभी बात बनेगी। अदरवाइज बात नहीं बनेगी, प्रेशर भी होगा ओनली हमको। सिलेबस से बात नहीं बनेगी। तो हम 11th का सिलेबस करेंगे, उसके बाद जनवरी में, मतलब दिसंबर के लास्ट वीक होपफुली स्टार्ट हो जाएगा। और दिसंबर के जनवरी पूरा करेंगे, हो सकता है फेब तक पहुंचे वो। और उसके बाद जब अप्रैल में आओगे आप बोर्ड एग्जाम देने के बाद में, अप्रैल में, क्योंकि एग्जाम तो मई में है ना, अप्रैल में भी हमारा 11th 12th दोनों मिक्सअप चलेगा, फास्ट फॉरवर्ड में चलेगा, लेकिन उस टाइम रिवीजन क्रैश कोर्स की तरह चलेगा उस टाइम। ठीक है, तो ये ओवरऑल आइडिया है पूरा। तो अब स्टार्ट करते हैं हम आज की क्लास को फिलहाल। ठीक है, तो आज हम न्यूक्लियाई ही पढ़ रहे हैं और मास डिफेक्ट एंड बाइंडिंग एनर्जी के बारे में पढ़ेंगे। मास डिफेक्ट, डिफेक्ट, मास में क्या डिफेक्ट हो सकता है देखेंगे अभी। मास डिफेक्ट एंड बाइंडिंग एनर्जी, और उनके ऊपर कुछ क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले व्हाट इज एटॉमिक मास यूनिट? क्या होती है एटॉमिक मास यूनिट? बताएगा कोई? एएमयू, 1 AMU किसे बोलते हैं? लास्ट क्लास में बताया था मैंने। 1/12 सर ऑफ वन कार्बन। यस, 1/12 ऑफ कार्बन। ठीक है, 1/12 ऑफ कार्बन। ठीक है, तो मैथमेटिकल एक्सप्रेशन फॉर न्यूक्लियर वॉल्यूम, न्यूक्लियस का जो वॉल्यूम निकालते थे उसका मैथमेटिकल एक्सप्रेशन क्या था? R इज इक्वल टू R नॉट A की पावर 1/3। बेटा वो रेडियस था प्रीति, वो रेडियस था। वॉल्यूम 4/3 पाई R क्यू के टर्म में था। आर की जगह पे R0 A पुट किया था हमने, R0 A की पावर 1/3 पुट किया था। M तुम्हारा अपॉन वॉल्यूम का 4 फॉर्मूला क्या आया था? M अपॉन 4 बाई हमारा 3 वॉल्यूम पाई का फॉर्मूला आया था R 0। आर 4/3 पाई R0 का क्यू इंटू ए। ये आया था वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियर, न्यूक्लियर वॉल्यूम बोले बोले तो। मैथमेटिकल एक्सप्रेशन फॉर एनर्जी मास रिलेशन क्या था? फेमस फॉर्मूला है ये तो बच्चे बच्चे को भी पता होगा। इज इक्वल टू MC स्क्वायर। ये तो केजी के बच्चे को भी पता होगा। तो स्टार्ट करते हैं मास डिफेक्ट से। क्या होता है मास डिफेक्ट? इट इज अ डिफरेंस बिटवीन रेस्ट मास ऑफ न्यूक्लियस एंड सम ऑफ masses ऑफ न्यूक्लियस कंपोजिंग न्यूक्लियस इज नोन एज मास डिफेक्ट। नहीं समझ में आया कुछ भी? आया क्या? आपकी समझ में आया? मेरी तो कुछ नहीं। सर। नो सर। समझते हैं। माना कि आपको, मान लो कि न्यूक्लियस का मास दे रखा है, माना कि आपको न्यूक्लियस का मास दे रखा है
10 टू कुछ भी दे रखा है, m मास दे रखा है, चलो m मास दे रखा है। क्या ये न्यूक्लियस के अंदर न्यूक्लियन होते हैं, यस सर। न्यूट्रॉन और प्रोटॉन? तो क्या ये यस सर। न्यूक्लियस का मास जो है वो होना चाहिए मेरा मास ऑफ प्रोटॉन प्लस मास ऑफ न्यूट्रॉन के इक्वल? यस सर। न्यूक्लियस के अंदर क्या होते हैं, मास ऑफ प्रोटॉन और मास ऑफ न्यूट्रॉन होते हैं। लेकिन एक्चुअली में ऐसा नहीं होता है, उसमें कुछ डिफरेंस होता है। जो हमारा ये जो एम है मास ऑफ न्यूक्लियस है, मास ऑफ न्यूक्लियस बाहर से दे रखा है कि भाई आपका, जैसे मैं बोलूं फॉर एग्जांपल मैं लेता हूं, चलो कि मैंने बोला कि जो प्रीति है, प्रिया सॉरी, प्रीति का, हाँ प्रीति, प्रीति का वेट है 50 kg, 50 kg प्रीति का मास है प्रीति का 50 kg। अब मैं बोल रहा हूं प्रीति के सिर का वेट है 5 kg, हाथों का वेट है 10 kg, पैरों का वेट है इतना kg, मतलब कुछ भी XYZ, हर बॉडी के पार्ट की हड्डी की मैंने वेट बता दिया, मास बता दिया। तो क्या टोटल सम, सबका टोटल सम 50 kg होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? Yes, sir. लेकिन न्यूक्लियस में ऐसा नहीं होता है, न्यूक्लियस में ऐसा नहीं होता है। देखो जो मैंने बताया, जैसे मैं बोलूं कि प्रीति के सिर, मतलब सभी हड्डियों का वेट बता रहा हूं मैं, हाथ की हड्डी, पैर की हड्डी, सिर की हड्डी, कान की हड्डी, सबका मास मैंने अलग अलग बता दिया। तो टोटल सम जब मैं करूंगा तो प्रीति के मास के इक्वल होना चाहिए था। सिमिलरली न्यूक्लियस में आओगे आप, न्यूक्लियन, न्यूक्लियन क्या होते हैं, न्यूक्लियस के अंदर रहे, तो न्यूक्लियस का जो मास था क्या वो इक्वल टू होना चाहिए न्यूक्लियॉन्स के मास के? यस सर। Yes, सम ऑफ sir. प्रोटॉन का मास और सम ऑफ इलेक्ट्रॉन न्यूट्रॉन का मास। लेकिन ऐसा नहीं, न्यूट्रॉन। द डिफरेंस बिटवीन मास ऑफ प्रोटॉन एंड मास ऑफ न्यूट्रॉन, इन दोनों के सम का सम अगर मैं कर दूं कि दोनों का मास कितना है, उस और हमारा न्यूक्लियस का मास क्या दिया हुआ है, उन दोनों के मास का डिफरेंस ही क्या कहलाता है, मास डिफेक्ट कहलाता है। जैसे प्रीति का मास बताया 50 kg, और फिर प्रीति की बॉडी की पूरी हड्डियों का मास मैंने अलग अलग बता दिया, अलग अलग बता दिया, और सभी हड्डियों का मास जब मैं ऐड कर रहा हूं तो वो बैठ रहा है 49.97 kg। पूरा 50 kg नहीं बैठ रहा, कितना बैठ रहा है, 49.5 बोल लेते हैं, 49.5 kg बैठ रहा है। तो जो मैंने पूरा वेट प्रीति का बताया था 50 kg, वो एक्चुअल में हर बॉडी पार्ट का वेट लेके देख रहा हूं मैं, कितना हो रहा है 49.5 kg। तो जो 0. आधा किलो का जो मास है वो क्या है, हमारा मास डिफेक्ट। आई बात समझ में, समझ सबको? यस सर। मैंने एग्जाम्पल से प्रीति का लिया बस, लेकिन समझाया सबको है, ऐसा नहीं है कि प्रीति यस को सर। समझाया। यस सर। यस क्लियर है सर। सबको? Yes, sir. मास डिफेक्ट की फीलिंग समझ में आएगी, एक्चुअल में क्या है मास डिफेक्ट। ठीक है, अब हम देखते हैं उसका फॉर्मूला। भाई हमें पता है कि मास डेल्टा में एम, डेल्टा एम क्या होगा, मास ऑफ प्रोटॉन प्लस मास ऑफ न्यूट्रॉन माइनस के मास ऑफ न्यूक्लियस। अब यहां पे देखो जेड एम एम Yes, पी, sir. जेड एम पी ये क्या है, मास ऑफ, ये क्या है, मास यस ऑफ सर। प्रोटॉन्स, Proton. मास ऑफ प्रोटॉन्स। भाई जेड क्या है, नंबर ऑफ प्रोटॉन, एमपी क्या है, मास ऑफ प्रोटॉन। ए माइनस एड, ए माइनस जेड इंटू एमपी क्या है, मास ऑफ, न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन। मास ऑफ न्यूट्रॉन। सर ए क्या है इसमें? ए बेटा एटॉमिक मास नंबर, सम ऑफ, क्या था ए, क्या था, सम ऑफ, ए था आपका सम ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। ये क्या था, पी प्लस एन था कि नहीं था? ये क्या है, नंबर ऑफ प्रोटॉन, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। यस और नो? यस भूल सर। गए? यस सर। और अगर मुझे प्रोटॉन का पता है, प्रोटॉन का पता है, इसको जेड प्लस एन भी लिखते थे हम, जेड, यस सर। Yes, sir. पी की जगह पे जेड लिखते थे, क्योंकि जेड था हमारा नंबर ऑफ प्रोटॉन, एन था हमारा नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। तो जेड माइनस ए माइनस के जेड करूंगा तो क्या नंबर ऑफ न्यूट्रॉन निकल जाएगा यहाँ से, एन इक्वल टू क्या होगा, यस सर। माइनस जेड होगा कि नहीं होगा? यही प्रूव किया है। Yes, yes, sir. ए माइनस जेड यानी कि नंबर ऑफ न्यूट्रॉन इनटू मास ऑफ न्यूट्रॉन। क्या ये मेरा मास ऑफ न्यूक्लियन हो गया अंदर वाला? यस सर।
क्या अगर मैं इसको बोलूं तो ये मेरा क्या है, मास ऑफ न्यूक्लियन है। यस सर। मास ऑफ न्यूक्लियन माइनस मास ऑफ, ये एम क्या है, मास ऑफ न्यूक्लियस। यस और नो बताओ, फील आया फॉर्मूले का? यस सर। रटना नहीं पड़ेगा, किसी क्वेश्चन में दे दिया उसने, किसी क्वेश्चन में दे दिया कि उस आपका जो एटम है उसमें 7 प्रोटॉन है 9 न्यूट्रॉन है, तो आपको ए माइनस जेड करने की जरूरत नहीं है, आपको न्यूट्रॉन उसने ऑलरेडी दे दिया, ए ढूंढने की जरूरत नहीं है। जेड माइनस ए माइनस जेड की जगह पे डायरेक्ट 9 न्यूट्रॉन लिख दो, क्योंकि ए माइनस जेड का मतलब क्या है, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। फील करो फॉर्मूले को, रटो मत। नंबर ऑफ प्रोटॉन इंटू मास ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन इंटू मास ऑफ न्यूट्रॉन, ये हमारा टोटल न्यूक्लियंस का मास हो गया, माइनस मास ऑफ न्यूक्लियस, इसको हम बोलेंगे क्या, मास डिफेक्ट। बोलो, हवा लगी कि नहीं? यस सर। ठीक है। Yes, sir. मास डिफेक्ट पर न्यूक्लियन इज कॉल्ड पैकिंग फ्रैक्शन। मास डिफेक्ट पर न्यूक्लियन कितना मास डिफेक्ट है, जैसे एक न्यूक्लियन है, मान लो एक न्यूक्लियस लिया, एक न्यूक्लियन पर न्यूक्लियन में कितना डिफरेंस आ रहा है, उसको क्या बोलते हैं, पैकिंग फैक्टर बोलते हैं। ठीक है। अब देखो बाइंडिंग एनर्जी क्या होती है, बाइंडिंग एनर्जी क्या होती है, एक बात बताओ कि अगर मैं बोलूं, अच्छा बाइंडिंग एनर्जी पहले डेफिनेशन देखते हैं उसके बाद देखते हैं। इट इज एनर्जी रिक्वायर्ड टू ब्रेक अप न्यूक्लियस into its constituent parts and place them at an infinite distance from another। यानी कि उसने बोला कि कोई न्यूक्लियस है, उसको तोड़ने के लिए जितना एनर्जी चाहिए उसी को हम क्या बोलते हैं, बाइंडिंग एनर्जी। देखो एक्चुअली में जो हमारा न्यूट्रॉन और प्रोटॉन का जो मास होता है वो ज्यादा होता है न्यूक्लियस के मास से। क्यों होता है भाई, देखो माना कि प्रोटॉन है यहाँ पे है, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन का मास है, कुछ भी मास है, तो जब ये अलग अलग है, प्रोटॉन यहाँ पे है, यहाँ पे है, कोई यहाँ पे है, कोई न्यूट्रॉन यहाँ पे है, प्रोटॉन यहाँ पे है, न्यूट्रॉन यहाँ पे है, जब इनको मैं कंबाइंड करूंगा, एक साथ बिठाऊंगा, तो यहाँ पे क्या होता है, मेरी पोटेंशियल एनर्जी आती है जो कि नेगेटिव होती है, जिसकी वजह से ये एक दूसरे से बंधे हुए बैठेंगे, जिसकी वजह से बंध के बैठेंगे। अगर बंध के बैठ रहे, मान लो इसको बांधने में एनर्जी रिलीज हुई कितनी, 20 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अगर इनको बांधने में 20 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट यूज हो रही है, तो क्या इनको तोड़ने के लिए भी 20 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी सप्लाई करनी पड़ेगी मेरे को? Yes, sir. Yes, sir. इसको उल्टा बोल रहा है, डेफिनेशन ने उल्टा बोला है। देखो ये हर किसी के समझ में आती नहीं थी, इजीली समझ में नहीं आती इसको बांधने में। आपने देखा होगा कि कुछ एक्सोथर्मिक रिएक्शंस होती हैं जिनमें रिएक्शन होने पे हीट रिलीज होती है। यस सर। ठीक नहीं, उसी टाइप का हो रहा है यहाँ पे कि अगर मेरे इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन मान लो अलग अलग, इमेजिनरी कंडीशन है ये इमेजिनरी कंडीशन है कि हमारे इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन अलग अलग रखे हुए हैं, अगर मैं उनको एक बंद करके एक किसी पॉलीथीन में बोल देते हैं एग्जांपल के लिए, जैसे कि अगर मैं किसी चीज में बंद कर रहा हूं जिसको न्यूक्लियस बोलूंगा, उस न्यूक्लियस को बनाने के लिए मुझे क्या होगी, कुछ एनर्जी वो लोग रिलीज करेंगे, कुछ एनर्जी वो लोग रिलीज करेंगे। वो जो एनर्जी रिलीज करेंगे वो जो एनर्जी रिलीज करेंगे, माना कि वो 20 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट थी, अब वो जो बन गए, बने हुए हैं मान, उन बने हुए को मुझे तोड़ना है, क्या जितना उन्होंने रिलीज किया था उतना ही मुझे सप्लाई करना पड़ेगा तोड़ने के लिए? यस सर। उतना ही सप्लाई करना, तो डेफिनेशन में वही बात बोली है, इट इज द एनर्जी रिक्वायर्ड टू ब्रेक अप अ न्यूक्लियस इनटू कॉन्स्टिट्यूएंट्स। जो न्यूक्लियस के न्यूक्लियंस थे, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, उनको अलग अलग तोड़ने के लिए जितनी एनर्जी की जरूरत पड़ती है उसी को हम क्या बोलते हैं,
बाइंडिंग एनर्जी। एक बात बताओ मेरे को, स्टेबिलिटी, अच्छा स्टेबिलिटी के बारे में पढ़ेंगे थोड़ा सा। तो बाइंडिंग एनर्जी क्या होती है मेरी, डेल्टा एम इंटू सी स्क्वायर, डेल्टा एम इंटू सी। अच्छा डेल्टा एम मेरा अच्छा एक बात बताओ, अगर इनको पास पास में रख रहा हूं, हमारी एनर्जी क्या थी, मास था कि नहीं था? यस सर। भाई आपको याद हो, मैंने लास्ट क्लास में आपको एग्जांपल दिया था कि आप व्रत रहे तो आपका वेट लॉस होता है। यस सर। यानी कि आप अगर कहीं एनर्जी रिलीज कर रहे हो, अगर आप जिम में जा रहे हो, जिम में जा रहे हो इसका मतलब आप एनर्जी रिलीज कर रहे हो, एनर्जी वेस्ट कर रहे हो, उसकी वजह से आपका मास लॉस होता है। तो अगर ये प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन न्यूट्रॉन जो भी हैं, ये लोग साथ में रहने के लिए एनर्जी अगर रिलीज कर रहे हैं, अगर एनर्जी रिलीज कर रहे हैं, तो क्या मास में कुछ अंतर आएगा कि नहीं आएगा? यस सर। मास कुछ कम हो जाएगा। वही मास है हमारा क्या, मास डिफेक्ट। उस मास डिफेक्ट का अगर मैं सी स्क्वायर मल्टीप्लाई कर दूं, क्या वही मेरी बाइंडिंग एनर्जी होगी? यस। यस सर। जैसे मैंने अभी प्रीति का एग्जांपल लिया था, जो हाफ केजी का मास डिफेक्ट आ रहा था, उस हाफ केजी की वजह से, हाफ केजी यहां पे क्या करूं मैं, 0.5 केजी इंटू सी स्क्वायर का मल्टीप्लाई कर दूं, सी स्क्वायर यानी कि 9 इंटू 10 to the power 16 का मल्टीप्लाई कर दूं, तो इतने जूल एनर्जी अगर प्रीति रिलीज करेंगी, तब जाके, या फिर मैं बोलूं कि प्रीति की बॉडी के हर एक पार्ट को अलग नहीं, प्रीति की बॉडी के पार्ट को अलग अलग क्यों रखते हैं हर बार, हैं? माना कि किसी भी बॉडी के पार्ट को अलग अलग रख दिया बहुत ज्यादा दूरी पे, है ना? तो उनको अगर साथ में लाने के लिए जो एनर्जी रिलीज की जा रही है वो कितनी है, उसके जितना वेट में लॉस होगा उसके इक्विवेलेंट होगी, ई बराबर एम सी स्क्वायर से। यस सर। यस सर। Yes. तो जब हमारे न्यूट्रॉन और प्रोटॉन दूर दूर रखे हुए थे, उनको एक साथ लाने में जितनी एनर्जी वो रिलीज कर रहे थे, एक्चुअल में होता यह है कि हम देखते ऐसे हैं कि रिलीज करे पास लाने में, उसको बोलते हैं हम बाइंडिंग एनर्जी। लेकिन समझ में लोगों को कम आता था, थोड़ा इजी बनाने के लिए उन्होंने बोल दिया, उल्टा बोलते हैं डेफिनेशन में, उल्टा बोलते हैं कि अगर कोई न्यूक्लियस है उसको तोड़ने के लिए जितनी एनर्जी की जरूरत पड़ती है उसको क्या बोलेंगे, बाइंडिंग एनर्जी बोलेंगे। लेकिन एक्चुअली में क्वेश्चंस में जो हमारा डेरिवेशन हुआ था, वो जिस कंडीशन मैंने बताया ना कि जोड़ने के लिए यूज करके बनाया गया। सारी बात समझ में? यस सर। ठीक है। फॉर फोर्सेस अगर बात करें, तो न्यूक्लियर फोर्सेस के बारे में हमें पता ही है कि दे आर द फोर्सेस बिटवीन प्रोटॉन प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन, तीनों के बीच में लगते हैं, जिसको मिशोन थ्योरी भी बोलते हैं आगे चल के। तो बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन, अच्छा बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन बड़ा इंपॉर्टेंट है भैया, ये टर्म बड़ा इंपॉर्टेंट है, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन। पर न्यूक्लियन का मतलब क्या है भाई, इट इज बाइंडिंग एनर्जी डिवाइडेड बाई टोटल नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स। टोटल नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स का मतलब क्या है, ए मतलब न्यूक्लियॉन्स क्या होते थे, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते थे ना, दोनों का सम यस सर। है, दोनों का सम ही, दोनों के सम को ही तो न्यूक्लियॉन बोलते थे। तो यस हम सर। बाइंडिंग एनर्जी डिपेंड करती है किस पे, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन का मतलब होता है कि कितना बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन के हिस्से में आ रही है। जैसे मान लो कि मैं बोलूं हाइड्रोजन एटम की बाइंडिंग एनर्जी होती है 20 जूल, तो हाइड्रोजन के पास कितने न्यूक्लियॉन होते हैं, एक ही न्यूक्लियॉन होता है, ओनली प्रोटॉन होता है, न्यूट्रॉन होता ही नहीं है। तो सारी की सारी एनर्जी किसकी होगी, प्रोटॉन के पास होगी। आधी बात समझ में? Yes, sir. तो ये बाइंडिंग एनर्जी ही डिसाइड करती है कि कौन कितना स्टेबल होने वाला है, कौन कितना स्टेबल होने वाला है। एक बात था कि मैं बोलूं, चलो एक एग्जांपल लेते हैं कि मान लो कि एक एक ए एटम है, ए न्यूक्लियस है, कोई बी न्यूक्लियस है, ठीक है। ए न्यूक्लियस को तोड़ने के लिए मुझे 20 जूल की जरूरत पड़ती है,
मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट की, सॉरी, मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट की। और बी न्यूक्लियस को तोड़ने के लिए मुझे जरूरत पड़ती है 50 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट की। कौन ज्यादा स्टेबल है दोनों, ए या बी? सर ए। सर ए। थोड़ा सोचो, सोच के बताओ मेरे को। सर बी। बताओ 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 भाई। हम्म। एक्चुअली में एक स्टेबिलिटी रीजन होता है, स्टेबिलिटी रीजन होता है जहां पे हमारा एनर्जी पर न्यूक्लियन, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन जिसकी ज्यादा होती है वो उतना ही अच्छा स्टेबिलिटी रखता है, उसकी स्टेबिलिटी उतनी ही अच्छी होती है। एक बात बताओ कि ये कैसी कैसी बात हुई कि थोड़ा सा फोर्स लगाने पे सब लोग अलग अलग हो जाएंगे। यस 20 मेगा सर। इलेक्ट्रॉन वोल्ट अगर मैं एनर्जी दे रहा हूं, थोड़ा सा फोर्स लगाने पर अलग अलग हो जाएंगे। ये कौन बताएगा? ये बताएंगे इनमें कितने न्यूक्लियॉन है, कौन सा एटम है ये, किसका है, यूरेनियम का तो नहीं है कहीं, हाइड्रोजन का तो नहीं है कहीं। आ रही है बात यस। समझ में कि नहीं? यस सर। तो उसके लिए हम देखने वाले हैं एक ग्राफ, एक ग्राफ देखने वाले हैं, उसको जरा ध्यान से देखिएगा, ये बड़ा इंपॉर्टेंट ग्राफ। जैसे हम लेफ्ट पे रखते हैं मास नंबर, मास नंबर ए, जिसको हम अगर उस लैंग्वेज में बोलूं तो एटॉमिक वेट भी बोलते थे। यस सर। यस सर। एवरेज बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन, पर न्यूक्लियन की एनर्जी बात हो रही है यहाँ पे, इतना ध्यान रखिएगा। जैसे हम हाइड्रोजन की बात करते हैं, हाइड्रोजन की हमारा सबसे लास्ट, ये हमारे हाइड्रोजन आइसोबार आइसोमर 1He 1H2 वो वाली कंडीशन आपके सिलेबस से हट गया है, इसीलिए उसको नहीं बताया है मैंने। तो ये सारे एटम को पहले उसने क्या किया, बाइंडिंग एनर्जी के बेस पर प्लेस किया है। देखो, एल्यूमिनियम, क्लोरीन, आर्गन, आयरन, सबसे ज्यादा बाइंडिंग एनर्जी किसकी होती है पर न्यूक्लियन? आयरन की। किसकी? आयरन की। आयरन की। देखिएगा अभी 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 बताएंगे हम। स्टेबल एक फिक्स रीजन होता है, उससे लेफ्ट साइड में भी स्टेबिलिटी कम होती है और राइट साइड में भी स्टेबिलिटी कम। देखो हमारा कर्व ऐसे करके बना, ये हमारा क्या है, बाइंडिंग एनर्जी कर्व है। अब इसके बारे में थोड़ा सा समझते हैं। यहां पे एक रीजन आएगा, ये जो रीजन है रीजन ऑफ मैक्सिमम स्टेबिलिटी। इस रीजन में सबसे ज्यादा स्टेबिलिटी होती है, सबसे ज्यादा स्टेबिलिटी होती है। जो इससे लेफ्ट साइड में होंगे, आपको फिजन और फ्यूजन पता है? फिजन और फ्यूजन, फ्यूजन क्या होता है बेटा, फ्यूजन क्या होता है? सर कि नहीं, दो सर जुड़ना सर। फ्यूज होके एक चीज बनाना। यस, और फिजन सर किसी एक चीज का सर टूटना। एक टूट के दो टूटना। बन देखो जाना। ये क्या करने वाले हैं, जैसे मान लो कि यूरेनियम है मेरा, यूरेनियम, यूरेनियम में यूरेनियम को, जो यूरेनियम 238 है, ठीक है, यूरेनियम 238 है, यहाँ पे इसको एनर्जी कितनी चाहिए, लमसम लमसम 7.8 ले लूं मैं, इसको एनर्जी चाहिए यस सर। 7.8 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है। अब इसकी 7.8 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट है भाई, 7.8 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कितने न्यूक्लियॉन है, 238। कितनी है? 238। तो ये क्या करना चाहेगा, ये अपने आप को तोड़ना चाहेगा जिससे कि कम कम लोग बट जाए, कम कम लोग बट जाए, जिससे कि एनर्जी पर न्यूक्लियन थोड़ी ज्यादा आ जाए। एनर्जी पर न्यूक्लियन थोड़ी ज्यादा आ जाएगी तो क्या होगा, इसका लेवल स्टेबिलिटी की तरफ ऊपर बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा? बढ़ेगा कि नहीं? यस इसका सर। लेवल ऊपर, जितना ज्यादा ये सब लोग इस वाले और इस वाले, मतलब फ्यूजन वाले जो लेफ्ट साइड में होंगे उनमें फ्यूजन होगा, ये क्या करेंगे, ये भाई इससे दूर हैं, ये क्या करेंगे भाई, एक काम करते हैं, जोड़ के क्या करते हैं हम, इसके पास स्टेबिलिटी के पास में पहुंचने की कोशिश करते हैं। तो इधर के एटम क्या करते हैं, एक दूसरे से क्या जुड़ने की कोशिश करते हैं, और इधर के एटम क्या करते हैं, खुद को तोड़ने की कोशिश करते हैं। अब आपके सिलेबस से अभी फ्यूजन फ्यूजन और फिजन अभी हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे अच्छे से, कि फ्यूजन कैसे होता है, फिजन कैसे होता है।
लेकिन आपने केमिस्ट्री में पढ़ा भी होगा वैसे, फ्यूजन और फिजन पढ़ा है क्या? सर बायो में पढ़ा है। अच्छा, बायो में पढ़ा होगा। कोई नहीं, किसी में भी तो पढ़ा है फ्यूजन और फिजन, किसी में तो पढ़ा है यस। ना। हाँ, तो ये जो फिजन और फ्यूजन होने वाला है, वो लेफ्ट साइड में फिजन फ्यूजन होगा और इस साइड में फिजन होगा। और जो बीच वाला एरिया है आप देखोगे, यहाँ पे बीच में आयरन सबसे टॉप पे है, 8.8। आयरन 8.8, 8.8 है, लेकिन इसमें 56 है, 56 है। तो एनर्जी पर न्यूक्लियन इसकी क्या है, ज्यादा है। एनर्जी पर न्यूक्लियन इसकी ज्यादा है एज कम्पेयर टू इसके। इसको देखो, 7.8 है लेकिन 238 है, इसमें 8.8 है लेकिन 56 है कि नहीं? यस सर। यस तो सर। हमारा डिपेंड करता है एनर्जी पर न्यूक्लियन कितनी आ रही है, उस पे स्टेबिलिटी डिपेंड करता है। तो उसी बेस पे ये डिफाइन किया गया था, ये 56 से 80 तक जो रीजन होगा, उसमें जो हमारे न्यूक्लियस होंगे, न्यूक्लियॉन्स होंगे, वो सबसे ज्यादा स्टेबल होंगे। आई बात समझ में? यस सर। कोई दिक्कत इसमें? नो सर। ओके, देखो स्पेशल फीचर देखते हैं पहले। द बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन इज वेरी लाइट, इंक्लूड सच एज 1H2 इज वेरी स्मॉल। वेरी लाइट है बाइंडिंग एनर्जी इसकी। देखो 1H2 की क्या है, 0 के आसपास। अच्छा, बाइंडिंग एनर्जी कम होने की भी प्रॉब्लम, कम होने की प्रॉब्लम क्या है अभी? माना कि 1H1 है, इसकी लमसम 0 के आसपास है, कोई भी आएगा थोड़ी सी एनर्जी देगा, भग के दूर हो जाएगा उसका प्रोटॉन। होगा कि नहीं? यस ये सर। समझ लो, आपका वो दोस्त जिसके किसी पड़ोसी के कहने पे भी, किसी भी दोस्त के, अदर दोस्त के कहने पे कि भाई वो तेरी बुराई कर रहा था, क्या वो फ्रेंडशिप जल्दी टूट जाएगी? यस। यस। है कि नहीं? यस सिमिलरली सर। सेकंड देखो, इनिशियली देयर इज अ रैपिड राइज इन द वैल्यू ऑफ बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन। देखो रैपिड राइज कैसे है, ये रैपिड राइज है कि नहीं है? यस सर। हीलियम पे, He4 पर, 2He4 पर रैपिड राइज है, उसके बारे में बता रहा है। Between mass number 4 and 20, the curve shows cyclic resource recurrences of break corresponding to H2, beryllium, carbon, oxygen, and neon. It shows that binding energy per nucleon of these indicate is greater than those of intermediate neighbors. इनकी जो एनर्जी है, जैसे आप लिथियम की देखोगे नीचे की तरफ आई है, फिर बाइंडिंग एनर्जी किसकी, Li7, ये क्या हो रहा है, अल्फा बीटा गामा डिके हो रहे हैं। एक्चुअली रेडियो एक्टिविटी आपके सिलेबस से हट गया है, इसीलिए मैंने उसको नहीं, जो हट गया उसको बताने से कोई फायदा नहीं। रेडियो एक्टिविटी होता तब ज्यादा अच्छे से एक्सप्लेन हो पाता है, क्योंकि ये अल्फा बीटा गामा जो डिके होता है, उसकी वजह से तो होता है ये 1H1 1H2, ये सारे बीटा बीटा पार्टिकल होता है यस ना, सर। जो यस। है, उसी की वजह से होता है ये सारी चीजें। तो अभी आप ये समझो कि जैसे जैसे आप ऊपर जाओगे, बाइंडिंग एनर्जी हमारे कार्बन की ज्यादा है, नाइट्रोजन की उससे कम है, फ्लोरीन की ज्यादा है, ऑक्सीजन की, नियोन की, एल्यूमिनियम की, क्लोरीन की, आर्गन की, सबसे ज्यादा किसकी है हमारी, आयरन की है। ये जो आयरन। पॉइंट है, ये इसकी जगह पे एक बार और नेक्स्ट पेज पे मैंने लिख दिए हैं सारे के सारे। आफ्टर 820 देयर इज अ ग्रेजुअल इंक्रीज इन बाइंडिंग एनर्जी पर। आफ्टर 20 के बाद में, यहां के बाद में थोड़ा सा इंक्रीज, ग्रेजुअल इंक्रीमेंट हो रहा है बाइंडिंग एनर्जी। 8.8 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज रीच्ड A56, देयरफॉर आयरन न्यूक्लियस इज अ मोस्ट स्टेबल। सबसे ज्यादा स्टेबल न्यूक्लियस जो है वो आयरन है। आयरन हमारा सबसे ज्यादा स्टेबल न्यूक्लियस। बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन ऑफ nucleus having mass number ranging from 40 to 120 is maximum value। ये सारे की सारी चीजें वही हैं जो मैंने अभी बताई हैं, सारी की सारी चीजें लिखी हुई है नेक्स्ट पेज पे, सारी की सारी चीजें। और देखो A इक्वल टू 120, द वैल्यू डिक्रीजेस फॉल्स 7.6 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट फॉर यूरेनियम। 7.6, ये हमने जो 7.8 लिया था, ये एक्चुअली में इसको जब यस। आगे की तरफ जाओगे, एक्चुअल डाटा ये 7 हमने आइडिया एक वो लिया था, अंदाजे से लिया था 7.8, ये एक्चुअली में 7.6 है। 7.6 लोगे इसको। और यूरेनियम बियॉन्ड 130 रैपिड डिक्रीज, ये ग्राफ के बारे में ही चीजें बताई हैं सारी की सारी। ठीक है, और जो मैंने अभी बताई है ना यहाँ पे सारी की सारी चीजें, ये यहाँ पे लिखी हुई है, सारी की सारी चीजें लिखी हुई है, वही सारे स्टेटमेंट लिखे हुए हैं सारे के सारे।
ठीक है, इनको आप खुद से पढ़िएगा क्योंकि ये सारे के सारे अभी एक्सप्लेन कर दिए गए। ठीक है, यस यस सर। सर। वही सारी चीजें हैं, वही है, सिर्फ उस ग्राफ पे सारी की सारी चीजें एनिमेशन के लिए ली गई थी, लेकिन आपको एनिमेशन जब आप मैं पीडीएफ में नोट शेयर करूंगा तो सारे के सारे ओवरलैप कर जाएंगे, इसीलिए मैंने अलग से लिख दिया है सबको। ठीक है, अब हम आते हैं मेन मेन चीज हमारे क्वेश्चन। सबसे पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे, कोई भी आंसर वैसे नहीं करेगा, सब पोल में आंसर करो। आंसर ऑन पोल। देखो बाइंडिंग एनर्जी, इसका स्टेबिलिटी का मतलब ये नहीं है कि किसके पास कितनी ज्यादा बाइंडिंग एनर्जी है। स्टेबिलिटी का मतलब ये है पर न्यूक्लियन कितनी एनर्जी है, पर न्यूक्लियन कितनी बाइंडिंग एनर्जी। जैसे फिर फॉर एग्जांपल एक और चीज बताऊं मैं कि माना कि आपका कोई फ्रेंड है, मान लो प्रीति और नीलम दोनों फ्रेंड है। माना कि प्रीति जो है ना फोर व्हीलर से पढ़ने आते स्कूल में, और नीलम जो है बाइक से आती, लेकिन प्रीति हफ्ते में एक ही बार आती है फोर व्हीलर से, और नीलम डेली बाइक से आती है पढ़ने। ठीक है, प्रीति के घर में मान लो 40 लोग हैं फैमिली में, और नीलम अकेली है, तो पैसे वाला कौन ज्यादा होगा? प्रीति। क्यों? एक बात बताओ, मान लो 10 लाख रुपए की गाड़ी है, फोर व्हीलर 10 लाख रुपए की है, 10 लाख रुपए डिवाइडेड बाई 40 कितना हुआ? 40 लोगों में पैसा डिस्ट्रीब्यूट होगा ना वो। यस सर। हाँ, 10 लाख डिवाइडेड बाई 40, और बाइक मान लो 1 लाख रुपए की है, तो नीलम की अकेले की 1 लाख रुपए आ गए नीलम के हिस्से में, लेकिन प्रीति के हिस्से में 10 लाख डिवाइडेड बाई 40 कितना आएगा? कितना आएगा? 30-40 हजार रुपए आएंगे। यस यस सर। यस और नो? तो यस इट सर। डजेंट मैटर कि किसके पास एनर्जी ज्यादा है, डिपेंड किस पे करती है स्टेबिलिटी, किस न्यूक्लियन के पास पर न्यूक्लियन की एनर्जी पे डिपेंड करती है, न कि टोटल एनर्जी। आ रही बात समझ में कि नहीं? यस सर। यस सर। ये एग्जांपल बेस्ट एग्जांपल था आई थिंक इसके सर लिए। फुल यस सर। उम्मीद में हूँ। नीलम खुश होगी, मेरे हिस्से में 1 लाख रुपए की गाड़ी आ रही है। यस सर। लेकिन प्रीति भी खुश हुई थी उस टाइम पे जब प्रीति पर डे फोर व्हीलर से आ रही थी पढ़ने के लिए। ठीक है चलो। अच्छा, कुछ बच्चे बोल रहे होंगे हर बार सर प्रीति का एग्जांपल लेते हैं, अब प्रीति का एग्जांपल नहीं लूंगा। ठीक है, अब किसी और का एग्जांपल लो। नो सर, हम नहीं बोलते। ठीक है, कोई ना। हाँ, अब एक्चुअली प्रीति नाम मुझे इजी इसलिए पड़ता है कि मेरी सिस्टर का नाम भी प्रीति है, तो प्रीति प्रीति बोलते बोलते तो वो थोड़ा सा इजी पड़ जाता है लेना नाम। प्रीति नाम बोलते हुए सोचना नहीं पड़ता, और अदर किसी का नाम लेते हुए एक बार सोचना पड़ता है, इसलिए मैं प्रीति का एग्जाम्पल ज्यादा लेता हूँ, उसका रीजन ये है। ठीक है चलो, क्वेश्चन का आंसर क्या है? आंसर जैसा कि काफी बच्चों ने आंसर किया है। क्या आंसर किया है ज्यादातर बच्चों ने? ऑप्शन बी किया है 9 लोगों ने, ऑप्शन सी किया है 4 लोगों ने, ऑप्शन डी किया है 2-3 लोगों ने। ठीक है, तो हमारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। एक चीज बताओ मुझे, बाइंडिंग एनर्जी क्या थी? बाइंडिंग एनर्जी क्या थी? हमारा क्या था? मास ऑफ न्यूक्लियॉन्स
यानी कि या फिर मैं बोलूं मास ऑफ प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन माइनस मास ऑफ न्यूक्लियस। ये था कि नहीं था? यस सर। यही था। अब बाइंडिंग एनर्जी आपको चाहिए तो क्या था, डेल्टा एम सी स्क्वायर था एक्चुअली में। ये तो डिफेक्ट हो गया, मास डिफेक्ट हो गया। ये तो डेल्टा एम था हमारा। बाइंडिंग एनर्जी क्या था? बाइंडिंग एनर्जी भाई डेल्टा डेल्टा एम न्यूक्लियर सी बॉन्ड स्क्वायर होगा ना। पहले डेल्टा एम देखो, डेल्टा एम क्या था मेरा, डेल्टा एम का क्या था कि जेड एम पी, जेड मतलब मास ऑफ नंबर ऑफ प्रोटॉन इंटू मास ऑफ प्रोटॉन, प्लस ए माइनस जेड था कि नहीं था भाई? ए इक्वल टू क्या था मेरा, यस सर। जेड प्लस, जेड जेड प्लस एन था। तो एन अगर मुझे चाहिए तो ए माइनस जेड होगा, ए माइनस जेड इंटू यस सर। मास ऑफ न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन माइनस, माइनस क्या होगा, मास ऑफ क्या, न्यूक्लियस न्यूक्लियस। मास ऑफ न्यूक्लियस क्या मतलब ए कॉमा जेड। ए कॉमा जेड क्या शो कर रहा है, मास ऑफ न्यूक्लियस शो कर रहा है इस वाले। ए कॉमा जेड मास ऑफ न्यूक्लियस शो कर रहा है। तो ये हमारा आ गया मास डिफेक्ट। मास डिफेक्ट हमारा ये आ गया। अगर मुझे बाइंडिंग एनर्जी चाहिए तो डेल्टा एम की वैल्यू डाल दो यहाँ पर, जेड एम पी प्लस ए माइनस के जेड इंटू एम एन माइनस एम ए कॉमा जेड इंटू सी का इंटू स्क्वायर। सी स्क्वायर। तो ऑप्शन कौन सा करेक्ट होगा? ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। क्लियर है सबको? यस यस। ओके, ये क्वेश्चन करो। A nucleus with mass number 240 break into two fragments. Each of mass number is mass number 120. The binding energy per nucleon of unfragmented nuclei is 7.6 mega electron volt, while that of fragments is 8.5 mega electron volt. Total gain in binding energy in this process. करो भाई, थोड़ा सा लगाओ दिमाग। सर माइक ऑफ है आपका। एनर्जी पर न्यूक्लियन दे रखी है, इस बात का ध्यान रखना, इस बात का ध्यान रखना। तो आपको क्या दे रखा है एक्चुअली में क्वेश्चन में कि न्यूक्लियस ऑफ मास 240 ब्रेक इनटू टू फ्रेगमेंट्स, दो पार्ट में टूटा है वो। अच्छा, जिसमें से हरेक का मास नंबर कितना है, 120 है हरेक का। 240 टूटा, दो में एक्स और वाई मान लो। मेरा मान लो कोई भी एटम था, ए था, वो एक्स और वाई में दो में टूट गया, जिसका हर एक का मास नंबर कितना है, 120 और 120 दोनों का। तो बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन और अनफ्रेगमेंटेड न्यूक्लियाई, अनफ्रेगमेंटेड न्यूक्लियाई कौन सा था, 240 वाला। अनफ्रेगमेंटेड 240 वाला था ना, यस तो नो, सर। 240 वाला जो था उसकी बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन मतलब 240 का मल्टीप्लाई होगा उसमें। टोटल एनर्जी अनफ्रेगमेंटेड वाले की क्या होगी, 7.6 इंटू 240। और जब अलग हो गया है, जब अलग हो गया है तब उसकी एनर्जी क्या होगी भाई, 120 के दो में टूटी है, तो टू, भाई 120 इंटू 8.5 प्लस 120 इंटू 8.5, इतनी एनर्जी होगी दोनों की। देखो एक चीज समझो पहले कि जब हम, आपको आपको याद हो तो मैंने बताया था, जैसे मान लो मेरे प्रोटॉन है, न्यूट्रॉन है, न्यूट्रॉन है, प्रोटॉन है, न्यूट्रॉन है, ऐसे करके रखे हुए हैं। जब मैं इनका जोड़ के ऐड करके न्यूक्लियस बनाने वाला हूं, ऐड करके मैंने कोई न्यूक्लियस बनाया पास पास में रखे, सही है ना, तीन तीन है ना दोनों, अच्छा
हाँ, तीन तीन ठीक है। जब मैंने इसको पास पास में रखा तो इसने एनर्जी रिलीज की थी। क्या की थी? रिलीज की थी कि नहीं की थी? बोलो। यस Yes, सर। sir. यस सर। जब रिलीज की थी, जब रिलीज की थी तो मेरा मास डिक्रीज हुआ था। यस सर। मास डिक्रीज हुआ था। अब अगर मैं तोड़ रहा हूं इन्हें, अब मैं अगर ब्रेक कर रहा हूं, अगर मैं इसको ब्रेक कर रहा हूं, ब्रेक कर रहा हूं, जुड़े हुए को अगर मैं ब्रेक कर रहा हूं, क्या मेरी एनर्जी पहले से ज्यादा होगी? भाई जितनी मैं रिलीज किया था, क्या ऐड होगी इसमें एनर्जी? अब बोलो यस सर। भाई। जब मैं जोड़ने पे एनर्जी रिलीज कर रहा था, तो तोड़ूंगा तो बाइंडिंग एनर्जी के इक्वल उसकी एनर्जी इंक्रीज हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी? यस सर। Yes, sir. Yes, sir. हमारी बात समझ में कि नहीं आ रही है फंडा इसका? सर आ रही है। Yes, तो sir. जब इसको ब्रेक करेंगे तो यहाँ पे एनर्जी कुछ इंक्रीज होगी। मेरी एनर्जी क्या होगी? Increase. एनर्जी इंक्रीज होगी और मास भी इंक्रीज होगा। मास इंक्रीज हुआ या एनर्जी इंक्रीज हुई, बात एक ही है, क्योंकि मास ही तो एनर्जी, एनर्जी ही तो मास है, अकॉर्डिंग टू आइंस्टीन दादाजी। यस अब सर। जरा करो इसको, अब जरा करो इस क्वेश्चन को। क्वेश्चन तो अच्छा क्वेश्चन है। उसने बोला है कि कोई एक न्यूक्लियस है जो कि 240 है, न्यूक्लियॉन्स है उसमें 240, वो ब्रेक हुआ है दो में, जिसमें एक एक्स बना एक वाई बना, जो कि 120 120 के में बने हैं दोनों, दोनों 120 120 के बने हैं। जब टूटा नहीं था तो पर न्यूक्लियॉन की एनर्जी थी 7.6 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब जब टूटेगा तो पर न्यूक्लियॉन की एनर्जी बढ़ेगी। क्यों बढ़ेगी? क्योंकि टूट रहा है, बाइंडिंग एनर्जी के इक्वल उसको एनर्जी दी जाएगी, तब ना जाके अलग अलग होगा। यस और नो? यस सर। तो जब ब्रेक हो गया, दोनों अलग अलग हो गए 120 120, तो उसकी बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन 8.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट थी। तो अगर मैं बोलूं कि पहले, टूटने से पहले मान लो ए है, ए 240, वो टूट के हो गया एक्स एक्स 120 प्लस वाई 120, दोनों 120। इसकी एनर्जी पर न्यूक्लियॉन कितनी दे रखी है? 7.6 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इसकी एनर्जी की पर न्यूक्लियन कितनी दे रखी है? 8.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इसकी भी कितनी दे रखी है? 8.5 मेगा इलेक्ट्रॉन। उसने क्या बोला है? टोटल गेन इन बाइंडिंग एनर्जी। गेन कैसे निकालेंगे भाई? कितनी एनर्जी आई? क्या फाइनल, टोटल फाइनल एनर्जी में से टोटल इनिशियल एनर्जी माइनस कर दूं तो क्या मेरी गेन इन एनर्जी आ जाएगी? बोलो। Yes, sir. यस सर। हवा लग रही है या यस सर ओनली यस सर ही कर रहे हो बस? हवा लग रही है कि नहीं? तो लग रही है. यस लग रही सर। है। हाँ, लगनी चाहिए भाई, लगनी चाहिए। देखो, माना कि यहाँ पे टोटल एनर्जी कितनी होगी, यहाँ पे पर न्यूक्लियन 240 इंटू 7.6 टोटल एनर्जी। भाई पर न्यूक्लियन एक 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 की वजह से मेरी 7.6 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट थी, तो 240 की वजह से कितनी होगी? 240 इंटू 7.6 होगी कि नहीं? यस सर। सिमिलरली इस 120 की वजह से कितनी होगी? 120 इंटू 8.5। 8.5. सिमिलरली इसकी वजह से कितनी होगी? 120 इंटू 8.5। तो अब आप बोलो एनर्जी गेन। एनर्जी गेन कैसे निकालोगे? गेन आपकी निकलेगी, देखो इन दोनों को ऐड कर दो, 2 इंटू 120 इंटू 8.5 कर दो कि नहीं इसको? यस क्योंकि सर। दोनों सेम है ना। माइनस माइनस क्या हो जाएगा? 240 इंटू 7.6। और इसको जरा सॉल्व कर लो बस। ये क्या हो जाएगा? 240 इंटू 8.5 माइनस के 240 इंटू 7.6। तो 240 कॉमन ले लूं, 240 कॉमन ले लो, 8.5 माइनस के 7.6, 8.5 में से 7.6 जाएंगे, कितना बचेगा? 0.9। 0.9। तो 240 इंटू 0.9, जरा इसको मल्टीप्लाई कर दो। जीरो से ये 9 का पॉइंट हट गया, हट गया कि नहीं? बोलो। सर हट गया। 216 आंसर आएगा। 216 आंसर आएगा, बिल्कुल।
देखो आपको मल्टीप्लाई करना ही था। 9 into 4 कितना आएगा? 36। यस सर। 36। 6 ओनली एक ही में पीछे देखो, ओनली एक में 6। ऑप्शन यस डी इज सर। द मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इतनी एनर्जी वो गेन करेगा किसमें? टूटने में। टूटने में इतनी एनर्जी गेन करेगा। आ रही है बात समझ में? यस सर। यस सर। यस। सिमिलरली एक और क्वेश्चन है। न्यूक्लियस ऑफ यूरेनियम डिकेज एट रेस्ट इनटू न्यूक्लियाई ऑफ थोरियम एंड हीलियम। देन देन बताओ। इस क्वेश्चन को थोड़ा सोचो और करो इस क्वेश्चन को। अच्छा क्वेश्चन है। मैं पोल लॉन्च कर दे रहा हूं इस क्वेश्चन के लिए। पोल आपका लॉन्च हो चुका। पोल लॉन्च हो चुका है, जरा करो, फास्ट करो थोड़ा सा। रिएक्शन आप बताओगे मेरे को। यूरेनियम 292 238 टूटता है मेरा 92 थोरियम 238 में। टूटता है कि नहीं? और प्लस 2H4। ऐसा कुछ होता है कि नहीं ये बताओ। यस सर। विच ऑप्शन इज करेक्ट? सर ऑप्शन 1। ऑप्शन 1। ठीक है देखो। 292 यूरेनियम 238 यही होता है यूरेनियम। यस सर। ये किस में टूट रहा है? थोरियम में। 92 238 प्लस 2He4 इसमें टूट रहा है कि नहीं टूट रहा है? यस सर। बोलो। यस सर। अब एक बात बताओ, जब ये टूटेगा तो क्या दोनों का मोमेंटम सेम होगा? अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, जब कोई चीज टूटती है क्या सेम मोमेंटम से दूर जाएंगे एक दूसरे से? यस बोलो। सर। मोमेंटम दोनों का सेम होगा, लेकिन मास किसका ज्यादा होगा फिर? थोरियम का। थोरियम का मास ज्यादा होगा। अगर मास थोरियम का ज्यादा है तो वेलोसिटी किसकी ज्यादा होगी? हीलियम की। हीलियम की। अगर वेलोसिटी हीलियम की ज्यादा होगी तो फिर जरा ऑप्शन देखो। हीलियम न्यूक्लियस हैज काइनेटिक एनर्जी, मोर काइनेटिक एनर्जी देन थोरियम। थोरियम। ऑप्शन ए करेक्ट होगा कि नहीं होगा बताओ। यस सर। अब आप यहां से देखोगे तो अकॉर्डिंग टू कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, हमारा मोमेंटम ऑफ थोरियम इक्वल टू होगा मोमेंटम ऑफ हीलियम। यस होगा कि सर। नहीं? अब मास, क्योंकि मास ऑफ थोरियम ज्यादा है मास ऑफ हीलियम से, इसीलिए हमारी वेलोसिटी ऑफ हीलियम ग्रेटर देन होगी वेलोसिटी ऑफ थोरियम। होगी कि नहीं? यस सर। यस सर। क्योंकि हमारा काइनेटिक एनर्जी, और तो यहाँ पे क्योंकि हमारा काइनेटिक एनर्जी में क्या होता है? हाफ एम वी स्क्वायर होता है। तो इस वी की वजह से काइनेटिक एनर्जी किसकी ज्यादा हो जाएगी? हमारी हीलियम की। हीलियम की होगी। तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। तो आपकी काइनेटिक एनर्जी फॉर हीलियम इज ग्रेटर देन काइनेटिक एनर्जी ऑफ थोरियम। बोलो, क्लियर हुआ सबको? यस सर। सर। तो होमवर्क में आपको ये 4 क्वेश्चन है जो कि इजी क्वेश्चन है, हो जाएंगे आपसे आराम से। ठीक है। तो आज हमने क्या क्या पढ़ा है जरा बता दो एक बार। क्या क्या पढ़ा है? मास डिफेक्ट एंड बाइंडिंग एनर्जी। मास डिफेक्ट एंड बाइंडिंग एनर्जी। और बाइंडिंग बाइंडिंग एनर्जी का ग्राफ एनर्जी। देखा था। यस यस सर। सर। यस सर। ठीक है, और क्या किया था हमने? क्वेश्चंस। यस सर। कोई दिक्कत आज की क्लास में?
No, sir. No, sir. फील आ गया बाइंडिंग एनर्जी का? Yes, sir. Yes, sir. फील आना चाहिए। Yes, फिजिक्स की sir. क्लास में फील नहीं आया तो कुछ नहीं आया। फिजिक्स की क्लास में फील नहीं आया तो मजा नहीं आया, ये मान लो। फिजिक्स मतलब Yes, फीलिंग। sir. रटना तो बायो में है ही, केमिस्ट्री में है ही। नहीं सर, बायो वाले फील करवा सकते हैं क्या? काट के फील करवा सकते हैं ऐसे? बेटा दर्द कैसे होता है, आप ब्लेड लेके काटोगे उनके सामने क्लास में, क्लास के लिए? No, sir. नहीं काटोगे ना। No, sir. हम देखो बिना बिना काटे, बिना किसी को नुकसान पहुंचाए वैसे ही फील करा देते हैं आपको। Yes, sir. हैं? ठीक है फिर Yes, बच्चों, sir. मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में। आई थिंक Thank अब you, आपकी sir. क्लास होगी Thank you, sir. वेडनेसडे को, Thank आई you, थिंक, sir. है ना? Yes, sir. Yes, sir. कल थर्सडे को होगी, वेडनेसडे को नहीं। Thursday को, yes, sir. थर्सडे को, Yes, sir. थर्सडे को होगी, वेडनेसडे को नहीं होगी। थर्सडे को मिलते हैं फिर बच्चे आपसे। Yes, sir. ठीक है, Yes, sir. Yes, sir. Yes, Thank you, sir. sir. बाय Thank you, एवरीवन, यू sir. वेलकम एवरीवन। Thank you, sir. Bye, Thank you, sir. sir. Bye, sir. और मॉर्निंग वाला सेशन मिस मत किया करो, मैं फिर एक बार बोल रहा हूँ। Yes, sir. मॉर्निंग वाला सेशन, और ऐसा नहीं सिर्फ फिजिक्स का ही, सबका सेशन इंपोर्टेंट, क्योंकि अकेले फिजिक्स से सिलेक्शन नहीं होने वाला, ना अकेले केमिस्ट्री से होने वाला है, ना अकेले बायो से होने वाला है। सबका साथ, सबका विकास, सबका Yes, साथ sir. लेना पड़ेगा तभी अपना विकास होगा। सबका साथ Yes, अपना विकास, ये स्लोगन मान लो आप। सबका साथ अपना विकास। तो सभी सब्जेक्ट को साथ लेके चलोगे तभी अपना विकास होगा, तब तक नहीं होने वाला। ठीक है, yes, sir. ओके।